सुप्रभात बच्चों, आप देख रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल और मैं हूं नलिन विभूति, प्लस 2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से। बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम दिनों में होने वाला है। इसके लिए मैं रिवीजन कोर्स को स्टार्ट कर दिया हूं और उसी रिवीजन कोर्स को लेकर के मैं आज 2 नंबर का मार्क्स एंड 1 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 से लेकर के आया हूं। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन मैंने कल किया था। तो चलें बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो कि हमारा फिजिक्स में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलते हैं बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है। जैसा कि हम सभी बच्चों जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर होता है -dV/dr। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा है, तो dV/dr के रूप में हमारा dV/dx यहाँ पर दिया हुआ है। माइनस साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हमारा क्या होगा, इसका dV/dx होगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब फार्मूला आपको दिया गया है, जो कि समानांतर पट्टिका संधारित्र का है, पैरेलल कैपेसिटर का है। तो इसके ऊपर में जो हमारा ये फार्मूला दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन D/a, D/एप्सिलॉन × a, तो हमारा ये क्या होता है, एप्सिलॉन A/d होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो डायरेक्टली फार्मूला है 1/4πε0Q/r। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कभी कभी 1/4πε0 का नाम इसका मान भी दिया हुआ रहता है, तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है तो 4πε0 × r होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में गया, बी में होगा इसका आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विद्युत विभव किसके बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, वर्क बाई चार्ज होता है। तो इसमें हम देख लेंगे W जो है वर्क का है और Q जो है आवेश का है, तो W/Q होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक फेराइड, तो यहां पर फेराइड का हमारा दिया गया है, तो फेराइड का यूनिट क्या होगा इसके बारे में दिया गया है। तो फेराइड बराबर क्या होगा, यहां पर चूंकि एक फेराइड है तो एक रहेगा ही, कूलम/वोल्ट होता है, तो ये कूलम हो गया और बाई वोल्ट में ये इनवर्स का सिंबल दिया हुआ है, तो यानी इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2CV²। बच्चे इसको हम लोग कई बार जो है वीडियो में हमने इसको सिद्ध भी करके दिया है और इस पे बहुत सारे फार्मूला भी बनते हैं, है ना, एक नहीं 3-4 फार्मूला इससे निकल जाता है। तो 1/2CV² इसका आंसर होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती किसका होगा। तो अब यहां पर देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव का है, तो 1/r² आता है फार्मूला में, तो यह किसके समानुपाती होगा, 1/r² का समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या है, एक स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो बच्चे हम बता दें कि एक स्टैट कूलम में आप यहां पर ध्यान देंगे, ये और ये दोनों जो है करीब करीब एक लगता है, तो इसका आंसर क्या होता है, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। अब बच्चों जब इसी को डिवाइड कर देता है तो कितना हो जाएगा, 3.333,
गुने 10 के पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो आप यहां पर अब ध्यान देंगे कि अगर ये इसमें आगे बढ़ाता है 3.333 करता है तब तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर 1/3 गुने 10 टू पावर -9 है नीचे में, तब ये आंसर इसका डी होगा। तो हम जो हमने दिया था आपको उसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ये बोलता है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश से दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहां पर बच्चों देख लें कि आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है और क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य जो है 0 होता है बच्चों, इसे याद रखेंगे आप लोग। चले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों 0 होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है? ध्यान देंगे आप, तो किसका होगा? विद्युतीय क्षेत्र का होगा। अभी अभी हमने इसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड हमको चाहिए और सिर्फ कितना 1/2 माइक्रोफैराड का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको प्राप्त करना है तो समानांतर में करना होगा, तो हम समानांतर में करेंगे तभी हमको उच्च धारिता मिलती है समतुल्य में। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे इसको, तो हमको 5 माइक्रोफैराड लाना है। तो ये इसका आंसर कितना जाने वाला है? 4 आने वाला है ना। कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ए बिंदु यहां पर है, बी बिंदु यहां पर है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 समानांतर है यहां पर 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में जैसे ही समानांतर में होता है तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के लिए हम अब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 और 4 जब अब सीरीज में हो गया तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/5 प्लस 1/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20/9 आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज और हम बता देते हैं, अभी हम इसको समानांतर में बोल दिए थे, इसको श्रेणी में करना होगा, है ना। तब 1/C 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 करके आएगा 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? जैसा कि बच्चों हम लोगों ने बताया था, ये बहुत क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोई भी संधारित्र के बीच में अगर कुछ अलग माध्यम को दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो अमूमन इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो अभी अभी हम फॉर्मूला देखे थे 1/2 CB² के फॉर्मूला पर इसको बताएंगे। तो हमारा जो है ऊर्जा का मात्रा दिया हुआ है 1 जूल और V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो 1/2 CB² का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली जो फॉर्मूला आएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहां से यहां 100 जो है कितना में जाएगा? 4 में चल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी क्या होगा? तो चूंकि एक जो है और एक समानांतर में हो गया तो 2 माइक्रोफैराड हो गया, तो 1/2 प्लस 1/0.5 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 0.4 माइक्रोफैराड। आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं कलम कॉपी निकाल करके।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है, हम लोग सभी जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो अभी हम बोले समानांतर क्रम में क्या करते हैं, Cp बराबर C1 प्लस C2 होता है, तो 2C हो जाएगा 19 का। चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। 20 जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराइड होता है। 21, एक प्रावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अभी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 22, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अभी हमने बच्चा बताया था कि श्रेणी क्रम में जैसे ही धारिता होगा तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, C एलसीएम हो जाएगा यानी 3/C। आप जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 22 का C होगा। चले 23 में, 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। 10 के पावर 6 वोल्ट यह उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 24, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड आता है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी? तो बच्चों अभी यहां पर हम समान धारिता की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अभी हम जो ऑप्शन आया था वह क्या आया था? C/3 आया था हमारा, है ना, समतुल्य वाला। तो 6 18 हो गया। अब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 18 54 हो जाएगा ना, 18 54 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 54 माइक्रोफैराड। चले 25 नंबर, धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनिटिव होता है बच्चों, ये याद रखेंगे आप इसको। चले 26 नंबर जो है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा? 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है, कैंसिल होकर के 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों कल भी हमने आपको बताया था, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे 20 माइक्रोफैराड तुरंत से टिक लगाएंगे। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बनाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से। ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता कितनी होती है? 20 माइक्रोफैराड होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया है कि पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको हमने दिया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मतलब कि रिपीटेड भी है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। तो परीक्षा में क्या किया जाता है बच्चों? लैंग्वेज चेंज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलें बच्चों, अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ज्यादा लंबा आप नहीं देंगे, एकदम सटीक और स्पष्ट लैंग्वेज में जवाब को देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें आ रहा है बच्चों कि 2 वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है? क्या 2 समविभव सतह काट सकती है? तो डेफिनेटली इसमें हमने आपको जैसे ही 2 बल वैद्युत रेखाएं खींचते हैं, जैसे ही अगर क्रॉस करता है तो वहां पर टेंजेंट का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि कोई भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं जा सकती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जो संभव नहीं है। बस साधारण सा आंसर हो गया। मतलब कहने का मतलब 2 वहां पर स्पर्श रेखा बन जाता है, वो स्पर्श रेखा के कारण एक दूसरे को काट नहीं सकता है। और अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? क्या 2 समविभव सतह काट सकती है? तो यह भी काट नहीं सकती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से आंसर लिखेंगे हम लोग इसमें। चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ज्यादा लंबा करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, समझे? जितना शॉर्ट लिखेंगे, जितना पूछा जाता है उतने शब्दों में ही आप जवाब दें तो आपको पूर्ण रूपेण मार्क्स को मिलेगा। तो चले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है?
दो प्लेट होता है, एक प्लेट इधर हो गया, एक प्लेट इधर हो गया, तो दूसरी प्लेट का क्या कार्य है, तो दूसरी प्लेट पहली प्लेट को दिए गए आवेश की प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होकर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है, जिससे कि प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर और आवेश संग्रहित किया जा सकता है। तो बच्चों इसका साफ साफ स्पष्ट हो गया कि दूसरी प्लेट का काम क्या है, पहली प्लेट पर जो दिया गया आवेश है उस प्लेट के विभव को कम कर देना। ठीक है, स्पष्ट जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो सभी बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसका क्या है कि किसी खोखले अथवा ठोस आवेशित चाल को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है, अतः इसके वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अतः किसी वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इसकी गोलीय खोखले चालक के अंदर रखा जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए हम इसे वैद्युत उपकरण सुरक्षित को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया का नाम है स्थिर वैद्युत परीक्षण। यानी स्पष्ट जवाब है कि जो भी हमारा वैद्युत उपकरण है उसको बाहरी जो आवेश है उससे बचाने के लिए शील्डिंग का प्रयोग करते हैं। आप कहता है कि इसका एक जीवन उपयोगी आप इसका एक उपाय बताइए, कहां इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हम वर्षा के समय में बादलों के घर्षण से उत्पन्न तीव्र वैद्युत से बचने के लिए किसी कार में बैठा व्यक्ति कार की खिड़कियों को बंद कर लेता है। अतः इस प्रकार चालक कार एक खोखले चालक कोष की भांति व्यवहार कर उस व्यक्ति को वैद्युत के प्रभाव से बचाए रखता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बादल के दिनों में जब बज्जर गिरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्किंग होता है, उस समय हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर खिड़की खुला रहेगा कार की तो वह जो है बिजली का जो करंट है वह अंदर जा सकता है। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूमेरिकल है, कहता है कि धातु के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ये एक बार नहीं 2009 से लेकर के कई बार यह आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10 के पावर -6 कूलम आवेश दिया गया है। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो सभी बच्चों देख लें यहां पर क्या है, आवेश आपको दिया गया है Q बराबर 4 × 10 के पावर -6 कूलम, और त्रिज्या आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 9 × 10 के पावर -2 मीटर होगा। अब गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4πε0 A होता है। मान को बैठा देंगे बच्चों, यहां पर जो कटने वाला है वह कट गया, तो C का मान हमको कितना आया, 10 के पावर -11 फैराड आया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो अभी हम फॉर्मूला बोले थे 1/2 CV²। अब उसी को हम चूंकि हमें यहां पर वोल्टेज नहीं दिया गया है, हमको Q और C दिया गया है, तो उस फॉर्मूला को लगाएंगे U बराबर Q²/2C। फॉर्मूला को लगाएंगे, Q² का मान रखेंगे और C का मान रखेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमको आता है 0.8 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। यहां पर कहता है कि दो संधारित्र की धारिताएं C1 तथा C2 है, इनके पार्श्व पैरेलल और श्रेणीबद्ध के रूप में परिपथ को दर्शाइए। तो इस परिपथ को दर्शाने के लिए आपको यहां पर बोर्ड पर बना हुआ है, आपको C1 और C2 यहां पर पैरेलल बना हुआ है, और ये C1 और C2 आपको यहां पर सीरीज में बना हुआ है बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संधारित्र को प्रभावित करने वाले दो कारक के नाम बताना है आपको, मात्र दो कारण की। तो प्लेट का क्षेत्रफल और प्लेट के बीच की दूरी, अभी फॉर्मूला हम आपको पीछे बताए थे।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, उसके मुताबिक इसको कर लेंगे। चले आप 7वां नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे, ये हम आपको बता दें कि कैपेसिटर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जरूर रहेगा आपको, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है आप जरूर इससे क्लियर कर लेंगे। जितने हैं उतना से ज्यादा नहीं आने वाला, जितना न्यूमेरिकल में दे दिया हूं इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। यहां पर देखें, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी था जिसको हमने बोल करके बताया था कि उसका 54 माइक्रोफैराड आने वाला है। तो इसको आप देख लें, चूंकि श्रेणी क्रम में जैसे ही किया इसको तो 3/c आया, 6 × 3 यानी 18 माइक्रोफैराड हो गया, और इसको समानांतर में कर दिए तो 18 दिया 54 हो गया। इस प्रकार से बच्चों जो है मैंने चैप्टर नंबर 2 का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हमने क्लियर किया। हम आपको बता दें कि कल जो मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने आपको सब्जेक्टिव नहीं दिया था, तो इसमें इसी वीडियो में हम आप उसका सब्जेक्टिव दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो सभी हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर Q × 12 होता है। और इसका एसआई मात्रक जब निकालेंगे तो Q का हो गया कूलम और L का हो गया मीटर, यानी कूलम × मीटर, जो कि यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय के विद्युत बल रेखा खींचना है आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखा यहां पर खींचेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव लेंगे, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इधर एक पॉजिटिव इधर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस प्रकार का फिगर हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। आप इसे याद रख लेंगे। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए भी आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन को हमने अभी डील किया था, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने और बता दिया है, इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, संरक्षित करने में, धातु के ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है फैराडे का पिंजरा भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवेश Q1, Q2 और -Q3 के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होता है। कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा जो वायुमंडल ऊपर जो है वहां हम लोग जाने के बाद चार्ज हो जाते हैं। क्यों? वायुमंडल में वैद्युत, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेशों की गति को ग्लोबल एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जानते हैं। वायुमंडल वैद्युत एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, मेट्रोलॉजी एंड अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल जो है वैद्युत उदासीन नहीं होता। हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जब भी एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ता है, जैसे ही वहां आयन मंडल को क्रॉस करता है, आयनोस्फीयर से क्रॉस करता है, वहां पर वह चार्ज हो जाता है, कोरोना चार्ज होता है वहां। तो वह जो है जैसे ही पृथ्वी पर आता है उसको सबसे पहले जो भी हमारा ग्राउंड इंजीनियर होते हैं, जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बोलते हैं एरोनॉटिक्स में, वह जो है उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करता है। अगर कोई भी ग्राउंड इंजीनियर अगर उसे बिना डिस्चार्ज किए हुए अगर एयरक्राफ्ट को अगर टच कर देगा तो वह बहुत बड़ा शॉट उसे मारेगा, है ना, बहुत बड़ा उसे क्षति हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा घर में भी टायर वगैरह को, तो टायर भी जो है बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक देखें, लिखिए। तो किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश के आपस गुणनफल ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक दोनों को क्रॉस करेंगे तो वोल्ट मीटर।
तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोनों को किया है, और हम कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से आपको वैद्युत धारा से क्वेश्चन को हम तुरंत ही डील करेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होगा। तो बच्चों आपको पुनः हम बता देते हैं कि आपके एग्जाम के प्रति हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम जो है बहुत ही तटस्थ है, और आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाने के लिए कोशिश कर रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, तथा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे तत्काल निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।